Hello dear students, very good morning to all and welcome to your SST class. Today we are going to start chapter 6 of history. यहाँ पे चैप्टर 5 डला हुआ है लेकिन ये आपके बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 है हिस्ट्री का और इस चैप्टर का नेम है किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। और किंगडम्स यानी कि गणराज्य, किंग्स यानी राजा और अर्ली रिपब्लिक मतलब कि गणतंत्र ना, किस तरह का गणतंत्र था, किस तरह से राजा हुआ करते थे, कैसे राजा बनते थे, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन डे। शंकरन woke up to see his grandparents already to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Shankaran wanted to know? Were they so excited? Somewhat impatiently, his parents explained, "We can choose our own रूलर टुडे।" तो जब संस्कारण सोकर उठा उससे पहले ही उसके ग्रैंड पेरेंट्स जाकर के वोट देकर आ चुके थे। तो शंकरन ये जानना चाहता था कि वो लोग एक्साइटेड हैं और वो एक्साइटेड थे इसीलिए वो पहले पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देना चाहते थे, इसलिए वो बहुत जल्दी से तैयार होकर पोलिंग बूथ पर गए और वोट देकर आ गए। तो शंकरन ये जानना चाहता था कि क्या ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं। तो उनके दादाजी ने उसे बताया कि हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम अपना रूलर को आज चुनने जा रहे हैं, मतलब आज हम अपना रूलर को चुनेंगे। तो इस तरह से वोट देकर हम अपने रूलर को चूज़ करते हैं। हाउ सम मैन बिकेम रूलर। किस तरह से शासक बना करते थे पहले, है ना। अभी क्या होता है कि हम वोटिंग दे करके रूलर चूज़ करते हैं, बट पहले तो इस तरह का नहीं था। तो कैसे राजा बनते थे। चूजिंग लीडर और रूलर्स बाय वोटिंग इज समटाइम्स समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। तो लगभग पिछले 50 सालों से ये बहुत कॉमन सी बात हो गई कि हम वोटिंग करके अपने रूलर को चुनते हैं। हाउ डिड मैन बिकेम रूलर इन द पास्ट। लेकिन पहले, उससे भी पहले पास्ट में किस तरह से रूलर बना करते थे, कैसे राजा बना करते थे। सम ऑफ द राजास वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जन। तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है कि कुछ राजा जो थे वो जन के द्वारा चुने जाते थे, मतलब लोगों के द्वारा चुने जाते थे, जो उस राज्य की जनता होती थी उनके द्वारा चुने जाते थे। वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वे विच राजा वर चूजन। तो इसके बाद लगभग 3,000 साल पहले बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए जिसमें राजा को चुनने की प्रक्रिया बदली गई। सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। तो बहुत से ऐसे लोग पुरुष थे जो कि राजा बने। वो कैसे राजा बनते थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़े बड़े बलिदान देते थे, बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस करते थे और उनके कुछ कार्य ऐसे थे, उनकी कुछ परफॉर्मेंस ऐसी थी जिनके आधार पर उन्हें राजा बनाया जाता था। द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल। तो इनमें से एक रिचुअल या परंपरा जो थी या रिवाज था अश्वमेध यज्ञ का, जिसे हम हॉर्स सेक्रीफाइस भी कहते हैं या उसका नाम अश्वमेध यज्ञ भी है। अ हॉर्स वॉज लेट टू लूज टू वेंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजास मैन। अब इस यज्ञ अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता था कि एक घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया जाता था, घूमने के लिए, विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसकी देखरेख कौन करता था, राजा का एक आदमी उस घोड़े की देखरेख करता था। इफ़ द हॉर्स वेंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप डेड दे हैड टू फाइट। और अगर वो घोड़ा चरते हुए, विचरण करते हुए किसी और राजा के राज्य में पहुंच जाता था और उस राज्य का राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था, तो उस राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होता था। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास इट मीन्ड दैट दे एक्सेप्टेड that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them.
और अगर उस घोड़े को नहीं पकड़ा जाता था किसी भी राजा के द्वारा, इसका मतलब ये कि सभी राजा जो उसे ना पकड़ते थे, उस घोड़े को ना पकड़ते थे, वे सभी राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को बहुत ही शक्तिशाली मानते थे। अब इसके बाद क्या हुआ? These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gift। और जो जब यश अश्वमेध यज्ञ होता था तब इन सभी राजाओं को बुलाया जाता था। मतलब जो राजा उस घोड़े को अपने राज्य में नहीं पकड़ते थे और उसे आगे जाने देते थे, तो उन सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया जाता था उस अश्वमेध यज्ञ में और उनको उस यज्ञ का हिस्सा बनाया जाता था। और ये अश्वमेध यज्ञ बहुत ही ज़्यादा जाने माने पुरोहितों के द्वारा, मतलब बहुत ही ज्ञानी पुरोहितों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा किया जाता था और उन्हें फिर कुछ रिवॉर्ड या इनाम भी दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन्हें कुछ इनाम भी दिए जाते थे, किसे? पुरोहितों को या पुजारियों को। द राजा हु organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gift for him। जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, और जो राजा उस राजा के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुआ करते थे वे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए गिफ्ट भी लेकर आया करते थे, मतलब कुछ ऐसे उपहार भी लेकर आया करते थे। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। अब इस पूरे प्रक्रिया में, पूरे रीति रिवाजों में, पूरे जितने भी रिचुअल्स होते थे, परंपराएं होती थी, उन सभी में उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को मुख्य माना जाता था, सबसे मेन माना जाता था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट। उसे एक स्पेशल सीट दी जाती थी, जैसे राज सिंहासन कहते थे। अ थ्रोन ऑफ और अ टाइगर स्किन, और वो राज सिंहासन पर शेर की खाल बिछा करके उसे बिठाया जाता था और उसका सम्मान किया जाता था। हिज His charioteers, his charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory। अब जो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो राजा जो अश्वमेध यज्ञ करता था और जब वो युद्ध करने के लिए जाता था तो उसके साथ उसका एक चैरिटियर होता था, मतलब कि उसका एक सारथी जो कि उसके रथ पर घोड़ों को दौड़ाने का काम करता है वो और डायरेक्शन बताता जाता है, वो क्या कहलाता है? सारथी। तो उस राजा का जो सारथी होता था वही युद्ध में एक अकेला उसका विटनेस रहता था, मतलब जो सभी चीज़ें राजा की देखता था वो उसका विटनेस होता था। और अश्वमेध यज्ञ के दौरान वही सारथी उस राजा की युद्ध की जो उसका जो गाथा था वो गाया उसकी ग्लोरी को, कि किस तरह से राजा ने युद्धों को जीता है, किस तरह से वो कार्य करते हैं, तो अपनी उस राजा की ग्लोरी को वो सारथी बताया करता था, टेल के मतलब कहानी के रूप में बताता था। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals। अब अश्वमेध यज्ञ के दौरान उस राजा की जो रानियां थी और उसके जो बेटे थे वो भी कुछ परंपराओं को निभाते थे, मतलब उस यज्ञ में कुछ रीति रिवाजों को वो भी निभाने का काम करते थे। द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टेटर्स who had to sit and watch the performance of the sacrifices। और कुछ राजा ऐसे भी जिन्हें इनवाइट किया जाता था, वे कुछ ऐसे राजा थे जो सिर्फ बैठकर अश्वमेध यज्ञ को देखते थे। Priest performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king। अब इन परंपराओं में एक परंपरा ये भी थी कि जो पुरोहित थे या जो पुजारी थे वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा पर पवित्र जल का छिड़काव करते थे, मतलब पवित्र जल को छिड़कते थे उन पर। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और द वैश्य ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट। और साथ ही कुछ ऐसे साधारण व्यक्ति भी थे जिनमें वेश या वैश्य थे, वो भी राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे, उपहार लेकर आते थे। However, some people such as those who were regarded
as Shudra by the priest were excluded from many rituals. और कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। उन शूद्र व्यक्तियों को किसी भी पवित्र कार्य करने में शामिल नहीं किया जाता था, मतलब उन्हें इस अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, उन्हें दूर रखा जाता था। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस। उन व्यक्तियों की आप सूची बनाइए जो कि इस अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुआ करते थे। विच आर द कैटेगरीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। किस किस तरह की कैटेगरी में लोगों को विभाजित किया जाता था उनके कार्यों के आधार पर, या वो जिस तरह का कार्य करते थे उनके आधार पर किन किन कैटेगरी में लोगों को विभाजित किया जाता था। अब आता है नेक्स्ट वर्णास। वर्णास को हम हिंदी में कहते हैं वर्ण। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ऐसी बहुत सी बुक रची गई जिनके बारे में हम जानते हैं। स्पेशली द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। और ये जो बुक्स हैं वो लेटर वैदिक कही जाती थी क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद रची गई। और इन बुक्स को कहाँ पर रचा गया? गंगा और यमुना के क्षेत्रों में, जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं उन क्षेत्रों में इन बुक्स को रचा गया। और इन्हें क्या कहा गया? लेटर वैदिक। बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 4। क्योंकि ये ऋग्वेद रचने के बाद रची गई इसीलिए उन्हें लेटर वैदिक कहा गया। दीज इंक्लूड द सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। इन वेदों में, इन बुक्स में कौन कौन से शामिल है? सामवेद शामिल है, यजुर्वेद शामिल है और अथर्ववेद शामिल है। एज वेल एज अदर बुक्स, these were composed by priests and describes how ritual were to be performed. Also they contain rules about society. इन बुक्स में कई सारी बातें बताई गई जो कि पुजारियों ने या पुरोहितों ने लिखी थी और डिस्क्राइब किया था कि किस किस तरह के रिचुअल्स, किस किस तरह की परंपराएं होनी चाहिए, किस किस तरह से उन्हें परफॉर्म किया जाना चाहिए और कौन कौन से रूल्स होने चाहिए सोसाइटी में। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी एट दिस टाइम। इस समय सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए थे लोगों के। प्रिस्ट एंड वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक्स एंड द फॉरेस्ट पीपल। तो उन सोसाइटी में कौन कौन शामिल थे? पुजारी या योद्धा, कृषक मतलब ये किसान, हर्डर्स मतलब चरवाहे, ट्रेडर्स मतलब कि व्यापारी, क्राफ्ट्स पर्सन मतलब कि शिल्पकार, लेबरर मतलब कि श्रमिक, फिशिंग फोक मतलब कि मछली पकड़ने वाले, फॉरेस्ट पीपल यानी जंगल में रहने वाले। इतने कैटेगरी में लोगों को बांटा गया था, मतलब ये सोसाइटी बना दी गई थी कि यहाँ पर ये लोग रहते हैं। सम प्रिस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच। कुछ पुजारी और योद्धा बहुत ही रिच हुआ करते थे। एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी रिच हुआ करते थे। अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। इनके अलावा कुछ चरवाहे, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पालन करने वाले, शिकारी और अनाज इकट्ठा करने वाले मतलब गैदरर्स, और वे पुअर हुआ करते थे मतलब गरीब हुआ करते थे। द प्रिस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। पुजारियों ने या पुरोहितों ने लोगों को 4 कैटेगरी में विभाजित किया था। कॉल्ड वर्णस, और इन्हें क्या कहा गया? वर्ण कहा गया। तो इन 4 के ग्रुप्स को कहा जाता था वर्ण। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। तो इस तरह पुजारियों के अकॉर्डिंग या पुरोहितों के अकॉर्डिंग ये 4 वर्ण थे उनके अलग अलग फंक्शंस थे, अलग अलग कार्य हुआ करते थे। द फर्स्ट वर्ण दैट ऑफ अ ब्राह्मण। फर्स्ट वर्ण था उन चारों में से ब्राह्मण। Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gift। तो इनका कार्य हुआ करता था वेदों को पढ़ना, उनकी स्टडी करना, उन्हें टीच करना मतलब सिखाना भी, साथ ही यज्ञों को परफॉर्म करना, यज्ञ करवाना और उपहार लेना। In the second place were the rulers, also known as
क्षत्रिय। अब दूसरे जो कैटेगरी के लोग थे उन्हें कहा जाता था रूलर या क्षत्रिय। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। उनका कार्य होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। थर्ड वर द विश और द वैश्यास। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्यास कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। थर्ड कैटेगरी में आते हैं विश या वैश्य। इनका कार्य हो, ये जो थे किस फार्मर्स हुआ करते थे, मतलब कि फार्मर्स, हर्डर्स या ट्रेडर्स को वैश्य कैटेगरी में डाला गया। और इनका काम था अपना मतलब चरवाहे तो चरवाहे का काम था, पशुओं को चराना। ट्रेडर्स का काम था व्यापार करना और फार्मर्स का काम था कृषि करना। इन सभी को वैश्य कैटेगरी में रखा गया था। साथ ही क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही सेक्रीफाइस भी परफॉर्म कर सकते थे, मतलब कि यज्ञ का हिस्सा भी बन सकते थे। लास्ट वर द शूद्र who had to serve the other three groups and could not perform any rituals. अब लास्ट ग्रुप जो फोर्थ ग्रुप था उनमें शूद्रों को रखा गया। इन शूद्रों को इन तीन कैटेगरीज से अलग रखा जाता था, मतलब जो बाकी तीन कैटेगरीज थे वे उनसे बहुत ही अलग थे। उन्हें किसी तरह के परंपराओं को निभाने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रस। महिलाओं को भी शूद्र मानकर उनसे दूर रहा जाता था, मतलब उनसे दूरी रखी जाती थी, अछूत माना जाता था। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। अब जो शूद्र थे उनमें महिलाएं और पुरुष दोनों को ही वेदों की स्टडी करने का अधिकार नहीं था। द प्रिस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। और पुरोहित ये कहते थे जो कि ये जो चार ग्रुप हैं, चारों ही ग्रुप को लोगों के जन्म से ही माना जाए, है ना, मतलब कि उनको जिस जिस घर में जन्म हुआ है उनका, जैसे अगर एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता ब्राह्मण हैं तो उनके जो संतान होगी उसे भी ब्राह्मण माना जाएगा। एंड सो ऑन। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। बाद में ही ऐसे कुछ लोगों को अनटचेबल भी माना गया, मतलब जो शूद्र थे उन्हें अनटचेबल माना गया कि उन्हें अछूत कहा जाएगा, उन्हें छुआ नहीं जाएगा। दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर। इनमें कौन कौन शामिल थे? क्राफ्ट पर्सन जिन्हें अछूत माना जाता था, हंटर्स एंड गैदरर्स, एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रेमेशन। और जो लोगों और जो इनके अलावा ऐसे कुछ और भी लोग थे जो कि लाश को दफनाया करते थे, उन्हें जलाया करते थे, उन्हें भी अनटचेबल माना जाने लगा। द प्रिस्ट सेड दैट कॉन्टेक्ट विद दीज ग्रुप्स वॉज पोल्यूटिंग। अब पुरोहित ये कहते थे कि अगर इन लोगों के कांटेक्ट में अगर कोई इन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो वो पोल्यूट हो जाएंगे, मतलब वो दूषित हो जाएंगे, है ना। इस तरह से इन्हें अछूत मानकर इनके पास कोई नहीं जाता था और इन्हें अनटचेबल कहा जाता था। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण लेट डाउन बाय द ब्राह्मण्स। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए इस तरह के रिचुअल को मानने से मना करते थे, मतलब ये जो वर्ण थे, चार वर्ण में विभाजित किया गया था जिन लोगों को, तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वर्णों को मानने से इनकार करते थे। सम किंग थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रिस्ट। कुछ राजा ये मानते थे कि वे लोग पुरोहितों से या पुजारियों से ज़्यादा सुपीरियर हैं, ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। Others felt that birth could not be a basis for deciding which वर्ण people belonged to. कुछ लोग ये कहते थे कि जन्म से ही लोगों को वर्ण में बांटना सही नहीं है, है ना।
Besides, some people felt that there should be no differences amongst people based on the occupation. उनमें से कुछ ये भी समझते थे कि जो लोग जो जो काम करते हैं, जिस तरह का उनका ऑक्यूपेशन है, उसके आधार पर भी लोगों को कैटेगरी में विभाजित नहीं करना चाहिए. Others felt that everybody should be able to perform rituals. कुछ लोग ये मानते थे कि सभी लोगों को रिचुअल्स मतलब परंपराओं को फॉलो करने का, रीति रिवाजों को फॉलो करने का, अनुष्ठान करने का पूरा अधिकार होना चाहिए. एंड अदर कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी. कुछ लोग इस तरह की अनटचेबिलिटी को हटाना चाहते थे, नहीं मानते थे. ऑल्सो देयर वर many areas in the subcontinent such as the northeast where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited. नॉर्थ ईस्ट मतलब जो सब कॉन्टिनेंट एरिया मतलब प्रायद्वीपीय एरिया है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पर बहुत से ऐसे इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा नहीं माने जाते थे, है ना. मतलब कि लोगों को कैटेगरी में बांटना, इस तरह से लोगों से अनटचेबिलिटी पर फॉलो करना, तो ये चीज़ें ज़्यादा नहीं हुआ करती थी. और पृष्ठ पृष्ठ मतलब कि ये जो पुरोहित थे, उनको उनका उनका प्रभाव भी बहुत ही कम हुआ है, बहुत कम हुआ. नॉर्थ ईस्ट के एरिया में इन पृष्ठ का प्रभाव भी बहुत कम होता था. वाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्ण. कुछ लोग इस तरह के वर्ण व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाते थे, क्यों उनका अपोज करते थे, क्यों विरोध करते थे. अब आते हैं जनपद. द राजा हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा ऑफ जनपद rather than जन. अब कुछ राजा ऐसे हुए जिन्हें जनपद के द्वारा चुना जाने लगा, है ना. मतलब कि ऐसे जो कुछ महान सेक्रीफाइसेस करते थे, महान यज्ञ करते थे, तो उन महान यज्ञों को करने वाले राजाओं को जन नहीं चुनते थे बल्कि जनपद भी चुना करती थी. अब जनपद क्या है? द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन. तो जनों की रहने की जगह को जनपद कहते हैं. मतलब जहाँ पर बहुत सारे जन इकट्ठा होकर रहते हैं, उस जगह को जनपद नाम दिया जाता था. सम इम्पॉर्टेंट जनपद्स आर शोन ऑन मैप 4 जो कि पेज नंबर 49 पर है. वहाँ पर कुछ जनपद्स की लोकेशन को बताया गया है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपद्स. तो कुछ बहुत जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने कुछ ऐसे जनपद की खुदाई की और वहाँ पे कुछ चीज़ों को पाया. सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर इन मेरठ एंड अतरंजी खेड़ा नियर एटा. द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश. अब यहाँ पर इन खुदाई में क्या क्या मतलब उन्हें क्या क्या चीज़ें पता चली. तो एक तो जो पुराना किला जो कि दिल्ली में है, हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास है, अतरंजी खेड़ा जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है. दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स. वहाँ उन्होंने पाया कि कुछ लोग जो कि ग्रुप में रहते थे, साथ ही उनकी जो झोपड़ियाँ उनमें रहते थे, जानवरों को पालते थे और कुछ अदर एनिमल्स को भी पालते थे. दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. साथ ही वो बहुत से वैरायटी के क्रॉप्स को भी उगाते थे, फसलें उगाते थे, जैसे राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमी एंड मस्टर्ड. इनमें क्या थे? चावल, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों. Is there a crop in this list that was not mentioned in chapter 3? क्या इन क्रॉप्स में से कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो कि चैप्टर 3 में नहीं बताई गई हो? यहाँ पर इन क्रॉप्स में से कौन कौन सी क्रॉप्स है जो कि चैप्टर 3 में नहीं बताई गई? They made they made they made earthen pots. Some of these were grey in color. Others Others were red. On a special type of pottery
found at these sites as known as painted graveware. As is obvious from the name, these grey pots and painted design usually simple lines and geometrical patterns. अब यहाँ पर ये भी चीज़ें पाई गई कि इन जगह पर रहने वाले, मतलब जो जो जगह हस्तिनापुर जैसे पुराना किला, इन जगह पर ऐसे खुदाई कर कर कुछ चीज़ें भी मिली जिसे अर्थन पॉट्स कहा जाता था। इन अर्थन पॉट्स, ये जो अर्थन पॉट्स थे वो कुछ ग्रे कलर के थे, कुछ रेड कलर के थे, कुछ स्पेशल डिज़ाइन उन पर पेंट करके बनाई जाती थी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता था। और साथ ही ये माना जाता है कि इन जो स्पेशल बर्तन थे, जो पॉट्स थे, उनका यूज़ किसी स्पेशल ओकेजन पर खाना परोसने के लिए या खाना सर्व करने के लिए यूज़ करते थे। और इन बर्तन पर कुछ स्पेशल डिज़ाइंस बनाई जाती थी, जैसे कि आप एक बर्तन यहाँ देख पा रहे हैं, ये पॉट है, इन्हें अर्थन पॉट कहा जाता था। इसका कलर जो था वो लगभग ग्रे जैसा दिखाई दे रहा है और उस पर आप कुछ लाइंस देख रहे हैं। तो ये सिंपल ज्योमेट्रिकल लाइंस बनाई जाती थी, इन पर कुछ ज्यामिति रेखाएं बनाकर इन्हें सजाकर तैयार किया जाता था। अब आता है महाजनपद। जनपद के बाद कौन आया, महाजनपद। मतलब इन कैटेगरी में अगर देखें तो सबसे कम, सबसे छोटा होता था वो जन, फिर उनके बाद जनपद, फिर आता है महाजनपद। अबाउट 2500 years ago some जनपद्स वर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। तो लगभग 2500 ईयर्स पहले कुछ जो जनपद थी वो इम्पोर्टेंट मानी जाने लगी दूसरी जनपद से, तो उन्हें कहा जाने लगा महाजनपद, है ना। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4, कुछ मैप 4 में बताई गई हैं। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, कुछ महाजनपद के पास अपनी एक राजधानी शहर हुआ करता था। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, दिस मीन्स दैट द ह्यूज वॉल ऑफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन वर बुल्ट अराउंड देम। इनमें से कुछ महाजनपद के बड़े बड़े किले भी हुआ करते थे और इन किलों की घेराबंदी कर दी जाती थी। किस तरह से, बड़ी बड़ी दीवारों से, मतलब लकड़ियों की दीवारों से, ब्रिक की दीवारों से, और इस तरह से उन महाजनपद के जो किले थे उन्हें इस तरह से घेर कर सुरक्षित रखा जाता था। तो यहाँ आप मैप 4 देख पा रहे हैं, तो यहाँ कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जनपद और महाजनपद की लोकेशन बताई गई है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।